हे एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। और अभी हाल ही में मैंने नई सीरीज़ जो अभी अभी आई है उसे एक्सप्लेन किया है, जिसकी कहानी बहुत ही ज़्यादा फनी है और इंटरटेनिंग। तो जिन लोगों ने इसके पहले एपिसोड्स को नहीं देखा है, रिक्वेस्ट कि आप पहले उसे देख ले, तभी आपको आगे देखने में मजा आएगा। ने उस लीडर मोरोंग को ढूंढ लिया होता है जो कि एक पिलो रेस्टोरेंट में एक कुक है, लेकिन उस रेस्टोरेंट का जो बॉस है वो एक नंबर का कंजूस बंदा है कि पाई की रकम वसूल करने के लिए इन जो उसके रेस्टोरेंट में गड़बड़ी मचाई होती है कि भरपाई करने के लिए उसे उसके रेस्टोरेंट में 5 महीने तक काम करने पड़ेंगे। चेन उनको काम करने का वादा कर देता है क्योंकि वो जानता था कि वो इसी रेस्टोरेंट में रहकर ही उनको ये कन्विंस कर लेगा कि वो उसके फादर को रेस्क्यू करने में मदद करे। इस दौरान काबोई विला वाले के जो कोडमैन होते हैं, जब शेन और उसके ग्रैंडपा पे अटैक करने के लिए उस पिलो रेस्टोरेंट में घुसते हैं, उनका एक बंदा वहाँ पे बेहोशी की हालत में उसी रेस्टोरेंट के एक कोने में पड़ा होता है। उसके जागने से ही सेकंड एपिसोड की शुरुआत होती है। अब आगे सेकंड एपिसोड की कहानी जो है उस कोडमैन 61 के पॉइंट ऑफ व्यू से आगे बढ़ेगी। यहाँ पे हम देखते हैं कि वो एक नॉर्मल सा बंदा है, अपना नाम कब का भूल चुका है और उसे कोड 61 का नाम दिया गया है। वो रोज की तरह सुबह उठता है और काबुई विला जाने के लिए तैयार होता है। इंट्रोडक्शन देते हुए बताता है कि उसने काबुई विला में जाने के लिए एक दिन भी वेस्ट नहीं किया है, चाहे उसे इस तरह का भी क्लाइमेट का सामना करना पड़े या जिस तरह की भी उसकी बॉडी की कंडीशन हो। वो हर दिन वहाँ पे गया है और इस विला के बताए गए हर एक काम को उसने किया है। लोग के बैल की तरह काम करते हुए उसकी अपनी जिंदगी कहीं खोसी गई है। उसकी जिंदगी का बस एक ही मकसद है कि उसे प्रमोशन पाना है, उसकी सैलरी इंक्रीज हो जाए। अब आगे इसी तरह की अपनी नीरस और पुरानी जिंदगी को वो याद करते हुए जब अपनी आंखें खोलता है तो उसे अपने सामने मोरोंग और शेन दिखते हैं। मोरोंग यहाँ पे शेन से कहता है कि सबसे पहले इसकी चमड़ी को बाहर निकालना होगा, के बाद ही इसके टुकड़े करने पड़ेंगे। जिस पे शेन उससे कहता है कि मेरे फादर ने जो मुझे टेक्निक बताई है कि कोड 61 डर जाता है और उसके हाथों में बड़े बड़े चाकू खंजर को देख करके समझ जाता है कि आज ये मोरोंग तो उसके टुकड़े टुकड़े कर डालेगा। आगे उसे याद आता है कि वो काबुई विला में बैठ करके एक डेस्क पे काम कर रहा था, लेकिन अचानक से उसका एक साथी आता है और उसे तलवारें थमा देता है। कहता है कि 2 अपराधी भाग चुके हैं, हमें उनका पीछा करना है। वो अपने डेस्क को छोड़ करके जाना नहीं चाहता था क्योंकि उसके प्रमोशन में बस कुछ ही दिन बाकी थे, लेकिन उसका साथी उसे जबरदस्ती खींच करके ले जाता है। ऐसे ही वे लोग उसका पीछा करते हुए उस रेस्टोरेंट में पहुंचते हैं। वहाँ पे मोरोंग ने अपनी ऐसी ऑरा की स्किल दिखाई होती है जिसके कारण वे सारे कोडमैन हार गए होते हैं। बाकी उसके साथी तो वहाँ दुम दबा के भाग निकले, लेकिन ये बेचारा कोड 61 जो है वो वहीं पे बेहोशी की हालत में पड़ा रह जाता है, जिसके कारण आज वो बंदी बना करके यहाँ पे इस बड़े से ड्रम में रखा गया है। अब आगे वो कोड 61 मन ही मन यही सोचने लगता है कि कौन सी घड़ी में मैं अपने साथियों के साथ यहाँ इस पिलो रेस्टोरेंट में आने के लिए राजी हो गया। ना जाने ये दोनों बास्टर्ड मेरे साथ क्या क्या करेंगे। उसे हिलता डुलता ना देख करके यहाँ जो शेन होता है मोरोंग से कहता है कि उसके पास एक और टेक्निक है कि इसे नींद से उठाने के लिए काफी होगा। उसके पास एक ऐसा फायर पाउडर है कि आग में घी की तरह काम करेगा। वो सामान वेयर हाउस में रखा गया है, मैं उसे अभी लेकर के आता हूँ। वो एक बॉम्ब जैसा स्ट्रक्चर लाता है जिसे देख करके कोड 61 की और भी फट जाती है कि शेन उस बॉम्ब को देख करके कह रहा होता है कि ये एक ऐसी चीज है के कारण इस लिक्विड में इतनी ज्यादा हीट पैदा होगी कि ये बंदा बेहोश हो जाएगा। फिर उसके बाद इसके साथ हम जो चाहे वो कर सकते हैं। यहाँ पे कोड 61 सोचने लगता है कि कहीं ये बंदे मुझे काट करके पकाने वाले तो नहीं हैं। वांग भी उसकी तरफ देख करके अपनी जीभ चपलाने लगता है कि ये डिश तो काफी ज्यादा डिलीशियस बनने वाला है। 61 ये सुनते ही डर जाता है और उस ड्रम से बाहर निकल करके दौड़ने लगता है, चिल्लाते हुए कि मैं तुम दोनों कसाईयों के हाथों तो नहीं लगूंगा। उसकी इस हड़बड़ाने के कारण यहाँ पे शेन के हाथों में वो जो बॉम्ब जैसा स्ट्रक्चर होता है वो हवा में उड़ जाता है। वक्त रहते ही शेन उसे कैच कर लेता है। शेन यहाँ 61 से कहता है कि फाइनली मेरे मेडिसिनल बाथ ने तुम्हें नींद से जगा दिया। ये मेरे फादर की टेक्निक है जो कि किसी भी बीमार को आसानी से हील कर सकता है, लेकिन तुम डरो नहीं, मैं तुम्हें बस इसलिए जगाना चाहता था ताकि मैं अपने फादर के बारे में तुमसे पूछ सकूं। ये उस काबुई विला में कौन सी जगह पे कैद करके रखा गया है। ये तुम मेरे फादर का पता मुझे बता देते हो, मैं तुम्हें तुम्हारे रास्ते भेज दूंगा।
कोड 61 को लगता है कि कहीं ये शिन मुझे मेरे रास्ते भेजने का मतलब है उस मटकिट में तो नहीं डालना चाहता जिसमें पहले ही उसने उस बॉम्ब को रखा है। ये सुन के 61 और भी ज्यादा घबरा जाता है और थर थर कांपने लगता है। शिन उससे कहता है कि मैं समझ सकता हूँ कि तुम अभी डरे हुए हो, लेकिन यकीन मानो हम तुम्हारे साथ कुछ नहीं करेंगे। वैसे भी तुम उस काबुई विला के एक छोटे से वर्कर हो, भला क्या ही पता होगा कि उस हुआ बिंग ने मेरे फादर को किस जगह पे कैद करके रखा है। ठीक है, जब ऐसी ही बात है, अब तुम पूरी तरह से हील हो चुके हो, यहाँ से जाने का अपना रास्ता तुम तय कर सकते हो। अब ये सुनते ही जो कोड 61 होता है उस दीवार से छलांग लगाने की सोचता है। उसे काबुई विला में वापस जाना है और लेवल 65 तक पहुंचना है। कुछ ही दिनों में उसका प्रमोशन होने वाला है और उसकी सैलरी जो इंक्रीज होने वाली है। सोचते सोचते वो उस दीवार से लड़खड़ाता है, लेकिन उसे भागता देख यहाँ पे जो मोरांग होता है उसे एक मटके से मारता है, जिससे उसका बैलेंस बिगड़ता है और वो जो बॉम्ब होता है वो उस आग की भट्टी में जा गिरता है। अचानक हो रहे शोर के कारण उस रेस्टोरेंट का बॉस मेढक जो होता है जैसे ही बाहर निकलता है और पूछता है कि यहाँ क्या हो रहा है। वहाँ एक जोरदार ब्लास्ट होता है, इसके कारण उनके रेस्टोरेंट की जो बैकयार्ड की दीवार होती है वो पूरी तरह से तहस नहस हो जाती है। देख करके बॉस मेंढक जो होता है वो फड़फड़ाने लगता है। उसे कहने लगता है कि तुम नल्ले जब से मेरे रेस्टोरेंट में आए हो सिर्फ मेरा खर्चा ही कर रहे हो। वो उनसे कहता है कि तुम्हारे ग्रैंडपा को मैंने यहाँ पे बर्तन मांजने के लिए रखा है और तुम्हें मैं बाहर भेज रहा हूँ। शाम तक अपनी शक्ल मत दिखाना जब तक दीवार को रिपेयर करने की फीस मेरे सामने ला करके नहीं रख देते हो। याद रखना, दीवार रिपेयर करने के बराबर पैसे तुमने अगर शाम तक नहीं लाए तो मैं तुम्हारे ग्रैंडपा का रोस्टेड चिकन बना दूंगा। अब आगे वे तीनों निकल पड़ते हैं पैसों की तलाश में। इधर जो कोड 61 होता है वो सोच रहा होता है कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ हूँ और मैं इन दोनों के साथ क्या कर रहा हूँ। जैसे वो ये सब सोच रहा होता है, यहाँ मोरांग उसे घूर करके देखता है। उसे कहता है कि तू कौन है और कहाँ से आया और यहाँ क्या कर रहा है, अभी मैं तुझे बता देता हूँ। टिवन सोचने लगता है कि अरे इसे मेरे मन की बात आखिर कैसे पता चल गई। यहाँ जो मोरांग होता है उसे धमकी देने लगता है कि तू वही कुत्ता है क्योंकि हमारे पीलो रेस्टोरेंट में कल रात धड़ल्ले से घुस गया और इतनी ज्यादा वहाँ पे तबाही मचाई। मेरे बॉस ने मुझे बहुत ही खरी खोटी सुनाई है और अब उस रेस्टोरेंट में जो हुई तबाही के कारण जितना भी नुकसान हुआ है की भरपाई करने के साथ साथ जो तुमने हमारे रेस्टोरेंट के बैकयार्ड दीवार को तोड़ा है कि भी रिपेयर वाली फीस तुमसे ही मैं वसूलूंगा। शेर मोरांग को आग बबूला होता देख उसकी खिल्ली उड़ाने लगता है। कहता है कि इतने चंद रुपयों के कारण तुम एक बेचारे मासूम से इंसान को धमका रहे हो। जिस पे मोरांग उससे कहता है कि तुम्हें किसने कहा कि मैं यहाँ पे इसे धमका रहा हूँ। तुम्हें शायद पता नहीं कि इस वर्ल्ड ऑफ मार्शल आर्ट का मैं लीडर रह चुका हूँ। इस वर्ल्ड को बनाने के लिए एक डिमन सेक्ट को ऑर्गेनाइज किया था जिसका मैं लीडर था। मैं इन लोगों में इतना ज्यादा पॉपुलर हूँ कि चंद से रुपयों के लिए मैं किसी को क्या परेशान करूँगा। चलो मैं तुम्हें अपनी पॉपुलैरिटी का सबूत देता हूँ। अब आगे उसने अपना बखान करते हुए सारे लोगों को इकट्ठा कर लिया होता है और अनाउंसमेंट के तौर पे कहना शुरू करता है, भाइयों और बहनों मेरी बात को ध्यान से सुनो। मैं आपका इकलौता उस डिमन कल्ट का लीडर हूँ और एक बार मैंने अराजकता से इस पूरे शहर को बचाया था। सभी मुझे पसंद करते हैं एक राजा और एक फादर की तरह। एक लीडर और किंग होने के नाते अब टाइम आ गया है कि सभी लोग मेरे लिए अपनी रिस्पेक्ट शो करें और अपना आदर सम्मान दिखाने के लिए सभी लोगों से मैं आग्रह करूंगा कि उनसे जो कुछ बन पड़ता है मेरे सामने वो पेश करें। ये सुनते ही गली चौराहे में जितने लोग होते हैं वहाँ पे दुम दबा के भाग लेते हैं और इस तरह से अपनी खिड़की दरवाजे उसके मुंह पर बंद करते हैं। 1 सेकंड के अंदर ही वो पूरा रास्ता सुनसान हो जाता है। एक बिल्ली क्या एक पत्ता भी वहाँ पे नजर नहीं आता। यहाँ मोरांग बस यहाँ खड़ा खड़ा देखता ही रह जाता है और शेन से कहता है कि देखा तुमने अभी मेरी पॉपुलैरिटी। फिर शेन उससे कहता है कि कुछ देखने के लिए यहाँ पे रह क्या गया है, मुझे तो सन्नाटे के अलावा बस कुछ नहीं दिख रहा। इसमें मोरांग उससे कहता है कि ये लोगों का मेरे लिए प्यार है। ये लोग अपने घरों में इसलिए गए हैं ताकि उनके पास जो इकट्ठा किया गया माल है उन्हें कलेक्ट कर सकें। आखिरकार मैं उन्हें प्रोटेक्ट किया था, मैं उनका हीरो हूँ। वो अपनी रिस्पेक्ट शो करने के लिए सारा बचा कुचा माल जो उन्होंने इतने सालों से अपने घरों में कलेक्ट करके रखा होगा वो ही ढूंढ रहे होंगे। जिस पे यहाँ शेन उनसे कहता है कि जब ऐसी ही बात है तो फिर इन लोगों ने अपने अपने दरवाजे क्यों बंद कर दिए हैं। रॉन्ग उनसे कहता है कि तुम बहुत ही जल्दी घबरा जाते हैं, उन्हें पैसे इकट्ठा करने के लिए कुछ टाइम तो चाहिए। मैं उनके पैसे लाने का यहाँ पे वेट करूंगा, तुम बस देखो कि मेरे पास अभी पैसों की बारिश होने वाली है। यहाँ कोड 61 सोचने लगता है कि किन 2 बेवकूफों के बीच में मैं फंस गया हूँ। IQ लेवल तो बहुत ही ज्यादा लो है, लगता है कि इन पे गरीबी का प्रकोप कुछ ज्यादा ही फैल गया है।
इसलिए तो ये दोनों यहाँ भीख के इंतजार में बैठे हैं। यही अच्छा वक्त है, यहाँ से चुपके से खिसक लेता हूँ। चुपके से वो उधर भागने की कोशिश कर रहा होता है और मोरांग जो होता है वो इंतजार करके उकता जाता है। तभी उसे एक मक्खी दिखती है, उसे मारने के लिए प्रयास करने लगता है, लेकिन बेचारा मोरांग की बदकिस्मती वो एक मक्खी तक को नहीं मार सकता। ये देख के कोड 61 कहने लगता है कि कैसा बेवकूफ है, इससे तो एक मक्खी तक नहीं मारी जाती, ये भला मेरा क्या उखाड़ लेगा। तभी गुस्से में आकर मोरांग उस मक्खी को ना मारने के कारण वहां दरवाजे पे इतने जोर से अटैक करता है, दरवाजा पूरी तरह से क्रैश हो जाता है। देख करके कोड 61 के हक्के बक्के छूट जाते हैं कि इस बंदे को मैंने कुछ ज्यादा ही अंडर एस्टिमेट कर लिया। कि तभी मोरांग की नजर उस कोड 61 पे पड़ती है और उससे कहता है कि तुम हमसे इतनी दूर जाके क्यों खड़े हो। आगे कोड 61 मोरांग से माफी मांगने लगता है और उसे कहता है कि उसके घर में छोटे छोटे बच्चे हैं, एक बूढ़ी माँ है और 10-12 बहनें हैं जिनका पालन पोषण मुझे ही करना है, इसीलिए मैं कोल्हे की बैल की तरह काम कर रहा हूँ ताकि मेरी सैलरी इंक्रीज हो जाए। आगे वो रिक्वेस्ट करने लगता है कि प्लीज मुझे जाने दो, लेकिन उसकी इतनी रिक्वेस्ट करने के बावजूद भी मोरांग उसकी एक नहीं सुनता। इसे आने के इंतजार में वे लोग वहीं पे वेट करने लगते हैं। पहले 1 घंटा बीतता है, फिर 2, 3 और ऐसे कई घंटे बीत जाते हैं। आगे मोरांग भी सोचने लगता है कि आखिर किस खंडर में इन लोगों ने पैसे काट के रखे हैं जो निकालने में इतना ज्यादा टाइम लग रहा है। कहीं ये लोग कुछ और तो नहीं सोच रहे। इतने में 61 जो होता है वो उसकी डर के मारे हालत खराब हो जाती है। मुझे लगता है कि अगर ये बंदा फिर से आग बबूला हुआ तो इसका गुस्सा मुझ पे ही निकलेगा, इसीलिए वो अपनी जान बचाने के लिए यहाँ मोरांग से कहता है कि आपके दिमाग का आइडिया मेरे दिमाग में आ रहा है और मैंने सोचा कि आप जैसे हीरो की मदद करने के लिए क्यों ना आपका आइडिया मैं पेश करूं। अगर तुम बहुत ही जल्दी और ज्यादा पैसे कमाना चाहते हो तो मेरे पास एक तरीका है। वो उन्हें काबोई विला के बैंक के पास ले जाता है, उनसे कहता है कि अगर इस बैंक में तुम रॉबरी करोगे तो तुम्हारे पास पैसे ही पैसे होंगे। जिस पे शेन कहता है कि ये मेरे उसूलों के खिलाफ है, मैं रॉबरी जैसा काम कभी भी नहीं करूंगा। जिसपे मोरांग उससे कहता है कि तुम अपने फादर को रेस्क्यू करना चाहते हो कि नहीं, ये कोई रॉबरी थोड़ी ना है, तुम तो चोर के यहाँ से चोरी कर रहे हो, चोर के यहाँ से चोरी नहीं कहलवाती। सुनते ही शेन भी सोचने लगता है कि काबोई विला ने यहाँ के गरीब लोगों को एक्सप्लॉइट करके यहाँ पे पैसे इकट्ठा किए हैं, इसलिए इनके यहाँ से चोरी नहीं कहलवाएगी, ये तो एक अच्छा ही काम होगा। तो एक रॉबिन हुड की तरह काम करूंगा जो कि अमीरों का पैसा गरीबों तक पहुँचाता था। दूसरी तरफ मोरांग के दिमाग में ये खिचड़ी पक रही होती है कि हम यहाँ पे सिर्फ खड़े रहेंगे, कोड 61 को उस बैंक के अंदर रॉबरी करने के लिए भेजेंगे, क्योंकि उस बैंक के आने जाने और सारे मामले से रिलेटेड कामकाज को ये जानता है, तो क्यों ना रॉबरी का काम इसी से ही करवाया जाए। इधर दूसरी तरफ कोड 61 के दिमाग में कुछ और ही खिचड़ी पक रही होती है। वो ये सोच रहा होता है कि तुम दोनों ओवर थिंकर्स सोचते रहो, मैं जानता हूँ कि ये जो टेरिटोरी है वो कायोबी विला के अंडर आती है, यहाँ पे अनगिनत गार्ड्स होते हैं, एक बार इसके अंदर जाने की तो सोचो, फिर देखो कि वो गार्ड्स तुम्हारा क्या हशर करते हैं। ले तो मैं जानबूझ करके तुम दोनों को यहाँ पर के लेकर के आया हूँ ताकि तुम्हें पकड़वा सकूं, क्योंकि उस काबोई विला का वो जो बैंक वाला एरिया होता है वहाँ पे स्पेशल गार्ड्स की ट्रेनिंग होती है। सारे गार्ड इतने इलाइट होते हैं कि एक तिनके के बराबर हरकत से भी एकदम चौकन्ने हो जाते हैं। कि कोड 61 ये सोचते ही सोचते मुस्कुरा रहा होता है कि अगर इन दोनों क्रिमिनल्स को मैंने पकड़वा दिया तो मेरी प्रमोशन जो इतने दिनों से टल रही थी वो झटके में ही पूरी हो जाएगी और फिर मेरी सैलरी तो इंक्रीज हो जाएगी। आगे कोड 61 उनसे कहता है कि शिफ्ट जल्द ही चेंज होने वाली है, मैं अंदर जाने का सिर्फ 5 मिनट तक का ही टाइम मिलेगा, इसलिए तुम्हें जल्दी करना होगा। अब आगे ये सोचते ही वे दोनों उस बैंक की रॉबरी के लिए दौड़ पड़ते हैं, लेकिन थोड़ी ही देर में वो सारे गार्ड्स जो होते हैं इन्हें चारों तरफ से पकड़ लेते हैं। और अब शेन और मोरांग को यहाँ समझ में आता है कि ये सारी चाल सिर्फ कोड 61 की थी, जो कि उनसे कह रहा होता है कि ऑल इज फेयर इन लव एंड वॉर और दिस इज नॉट लव। इतना कहते ही वो दहाड़े मार करके हंसने लगता है, लेकिन बाद में कोड 61 को एहसास आता है कि वो ये सब कुछ सिर्फ सोच रहा था, तक ऐसा कुछ हुआ नहीं था। जिस पे शेन उसे एक फ्लिक मारते हुए कहता है कि यहाँ पागलों की तरह खड़े खड़े क्यों हंस रहे हो, तुमने यहाँ खड़े खड़े ही सपने देखना शुरू कर दिया है। शेन ने उस बैंक के दरवाजे पे नजर रखी होती है, वहाँ पे दूसरे गार्ड के शिफ्टिंग के बावजूद भी 2 गार्ड्स यहाँ पे दरवाजे पे ही तैनात होते हैं और वो अपनी पोजीशन नहीं चेंज करते। कि तभी हम देखते हैं कि एक बूढ़ा बंदा अपने पैसों की पोटली को बैंक के अंदर ले जा रहा होता है और उसके साथ बैंक के बाहर ही एक लूटपाट की घटना हो जाती है। एक बहुत ही कूल सा दिखने वाला मोटरसाइकिल पे राइडर आता है कि उस ओल्ड मैन की पोटली को लेकर के 9 तो 11 हो जाता है।
अब इनके रॉबरी करने से पहले ही वहाँ पे रॉबरी हो जाती है। अब वो जो दरवाजे पे गार्ड्स होते हैं वो उस बाइकर के पीछे भागने लगते हैं। से बैंक के बाहर अब गार्डिंग कोई नहीं कर रहा होता। देखिए मोरोंग यहाँ पे कहता है कि यही वक्त है, अभी हमें बैंक के अंदर चले जाना चाहिए और वो बैंक की तरफ जाने के लिए दौड़ पड़ता है। पीछे मुड़ के देखता है तो शिन उसके साथ होता ही नहीं। यहाँ अपने सामने अन्याय होते हुए कैसे देख सकता था। वो उस बूढ़े आदमी की मदद करने के लिए, राइडर को पकड़ने के लिए उसके पीछे भागता है। ये देख करके हैरान रह जाता है कि वो बूढ़ा भी अपने पैसे वापस लेने के लिए उस राइडर की तरह ही तेजी से भाग रहा होता है, वो भी पैदल। ये देख के शिन उनसे कहता है कि आप जैसे ओल्ड मैन के लिए इतना भागना ठीक नहीं है, आप रेस्ट कर लो, मैं आपके पैसे लेकर के आ जाऊंगा। फिर वो ओल्ड मैन उससे कहता है कि मैं कोई बूढ़ा नहीं हूँ, मैं 30 साल का एक नौजवान बाका हूँ। काम करने के कारण मेरे बाल से पक गए हैं। आप बार बार मुझे बूढ़ा कहना बंद करो। आगे जो वो बूढ़ा होता है उसने अपने लोन को चुकाने के लिए इतने पैसे इकट्ठे किए होते हैं, इसलिए वो बाइक के पीछे इतनी तेजी से दौड़ रहा होता है। शेन यहाँ अब एक किक के साथ उस राइडर को तो गिरा देता है और आगे उसका पीछा करने लगता है। ये देख के 61 सोचने लगता है कि अरे ये सब क्या हो रहा है, मैंने तो सोचा था इन दोनों को पकड़वाने का। पूरी तरह से यहाँ पे स्क्रिप्ट तो चेंज ही कर दी है इस लड़के ने। यहाँ पे वो जो 30 साल का जवान बूढ़ा मैन होता है उसने उस राइडर के पाँव पकड़ लिए होते हैं और उसे अपने पैसे मांगने की विनती कर रहा होता है, ये कहते हुए कि मैंने उस अपर पैलेस में इतना काम किया है जिसके कारण मैं जवानी में ही बुढ़ापे तक पहुँच गया हूँ। जैसे मैंने अपने लोन की रकम को चुकाने के लिए इकट्ठा किया है, इसीलिए मुझे ये दे दो। लेकिन वो राइडर एक किक मारता है उसे और उसे दूर फेंक देता है। सीन को देख करके कोड 61 की तो जैसे आंखें खुल जाती है। उसे अपनी एक बचपन की घटना याद आ जाती है, किस तरह से वो भी इसी तरह से एक आदमी के पांव से लिपट करके अपने पैसे मांग रहा होता है जिसने उस छोटे से बच्चे से उसके पैसे छीन लिए होते हैं। आगे कोड 61 की ये 20 साल पहले की घटना होती है जिसने काफ़ी मेहनत से ये पैसे इकट्ठे किए होते हैं ताकि अपनी बीमार माँ के इलाज के लिए दवाइयाँ खरीद सके। लेकिन वो जो गुंडा होता है उसके पैसे छीन करके वहाँ से चल पड़ता है। वो आते जाते लोगों को हेल्प के लिए पुकारता है लेकिन कोई भी उसकी एक नहीं सुनता। इतने में ही एक सिल्वर हेयर वाला बंदा वहाँ से क्रॉस करता है। उसने एक लात में ही उस पहलवान को वहीं ढेर कर दिया होता है। इसके कारण कोड 61 को उसके पैसे वापस मिल जाते हैं। तभी से ही कोड 61 ने अपने दिल में ये ठान लिया था वो भी बड़ा होकर के उस सिल्वर हेयर वाले ने आज जो बहादुरी के काम किया है उसी तरह एक ग्रेट हीरो बनेगा। और ये कसम खाते हुए पहली बार कोड 61 ने यहाँ पे अपना नाम लिया होता है। उसका नाम लुई होता है। अब आगे उसे याद आता है कि मैं तो वही बच्चा हूँ जिसका नाम लुई हुआ करता था, लेकिन उन काबोई विला वालों ने उससे उसका नाम ही छीन लिया और उसे सिर्फ कोड 61 का नाम दिया गया। अब आगे उसने जो बचपन में वादा किया था कि वो भी बड़े होकर के उस सिल्वर हेयर वाले हीरो जैसा ही काम करेगा, एक्चुअल में वो काम तो आज ये शिन कर रहा है कि उन कमजोरों की मदद कर रहा है जिसे ताकतवर हमेशा बुली किया करते हैं। ये देख करके उसके अंदर का हीरो और जाग जाता है कि वो जो राइडर होता है यहाँ पे शिन और उस जवान बूढ़े को कोट रहा होता है। पहले की कोड 61 के अंदर का हीरो और ज्यादा उफन के बाहर आ पाता, उनकी मदद करने के लिए जा ही रहा होता है कि यहाँ पे मोरोंग आगे बढ़ता है और उसके वो लहराते हुए सिल्वर हेयर को देख करके यहाँ पे कोड 61 को याद आता है। मोरोंग तो और कोई नहीं बल्कि वही सिल्वर हेयर वाला हीरो है जिसने उसकी बचपन में मदद की थी। अब आगे यहाँ पे उस राइडर की जो कुटाई होती है वो वाकई फनी होती है। यहाँ मोरोंग ने पहले उसके हाथ को पकड़ा होता है और उसके हाथ में जितनी हड्डियां होती हैं वो तिनके की तरह कट कट तोड़ रहा होता है। उसके शरीर में इतनी हड्डियां नहीं बचती जितने मोरोंग ने तोड़ डाली थी। आगे उस राइडर का ठिकाना लगाने के बाद उस जवान बुढ़े के पैसे उसे लौटा दिए जाते हैं। इतने में वो सारे कोडमैन वहाँ पे आ जाते हैं। इससे पहले कि वे दोनों वहाँ से भाग पाते, यहाँ जो कोड 61 होता है उनकी मदद करने का डिसाइड करता है। यहाँ पे वो एक कश्मकश में फंस जाता है। एक तरफ तो वो प्रमोशन और सैलरी के बारे में सोचने लगता है, दूसरी तरफ उसे वही प्रॉमिस याद आता है जो कि उसने बचपन में किया था कि उसे भी एक हीरो बनना है और इंसाफ का साथ देना है। मन में यही दोनों चीजों के दरमियान उधेड़-बुन चल रहा होता है कि प्रमोशन चूज करे या इंसाफ। भाइयों उसे बस यही दोनों चीजें नजर आ रही होती हैं, एक तरफ प्रमोशन और दूसरी तरफ इंसाफ। लेकिन यहाँ वो अपने दिल की सुनता है और अपने साथियों को यहाँ इशारा करते हुए बताता है कि वे दोनों क्रिमिनल्स दूसरी तरफ गए हैं। ऐसा करके उसने इंसाफ को चूज किया होता है और उन दोनों को बचा लेता है।
सारे कोडमैन दूसरी तरफ भाग जाते हैं और इस तरह से शिन और मोरोंग यहाँ पे उनकी पकड़ में आने से बच जाते हैं। बाकी कोड 61 जो होता है वो अपने साथियों के साथ चल पड़ता है। अब इन्हें भटकते भटकते सुबह से शाम हो जाती है, लेकिन इन लोगों ने 1 रुपया भी इकट्ठा नहीं किया था। ये दोनों ही उदास मन से पीलो रेस्टोरेंट के बाहर खड़े होते हैं। यही सोच रहे होते हैं कि आज हमारा फ्रॉग बॉस गू जो है वो हमारे हाथ में 1 रुपया ना देख करके वो हमें जिंदा ही निकल जाएगा, कि तभी दरवाजा खुलता है और बॉस गू बाहर निकलता है। दरवाजा ओपन होता है और यहाँ बॉस गू बाहर निकलता है। ये कहने लगता है कि तुम दोनों ने मुझे इतना बेकार समझा है, जो तुम जैसे डिस्गस्टिंग चीज को निगलना पसंद करूंगा। मेरे इतने भी बुरे दिन नहीं आए हैं। दोनों उसकी पकड़ से भाग रहे होते हैं कि तभी बॉस को उनका रास्ता सामने से रोकता है और उनसे कहता है कि उस वॉल को रिपेयर करने का जो हर्जाना है किसी ने भेज दिया है और लगता है कि तुम दोनों की जान आज मुझसे उसने बचा ली है। मोरोंग सोचने लगता है कि कहीं ये वही जवान बुढ़ा तो नहीं है जिसकी हमने मदद की। उसके पास काफी सारे पैसे थे, हो सकता है कि उसी ने ही हमारी मदद करने के लिए यहाँ बॉस गू के पास पैसे भिजवाए हैं। इस पे बॉस उन्हें बताता है कि जिस बंदे ने तुम्हारी मदद की है उसका नाम लूवी है। उसने तुम दोनों को थैंक यू कहने के लिए एक लेटर भी भेजा है। जो लेटर होता है वो कोड 61 जिसका नाम लूवी है उसी ने ही भेजी होती है। उसने सबसे पहले इन दोनों को थैंक्स कहा होता है कि इनकी वजह से ही उस ओल्ड मैन के पैसे बच गए और उसे वाला वो जो राइडर था उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। आगे वो बताता है कि जिस डिप्टी लीडर के बारे में यानी शिन के फादर के बारे में वे लोग पता करना चाहते हैं वो एक असेंबली लाइन का वर्कर हुआ करते थे। इसके अलावा वो उनके बारे में कुछ जानकारी नहीं जानता, लेकिन वो काबुई विला में रह करके उनके बारे में पता लगाने की जरूर कोशिश करेगा। आगे वो बॉस गू से भी माफी मांगता है क्योंकि उसी के कारण ही उनके जो बैकयार्ड का दीवार था वो डैमेज हो गया था, इसीलिए उसने उसके सारे रिपेयर की फीस एज अ कॉम्पेंसेशन उनको भेजी है। आगे वो शिन को थैंक यू कहता है क्योंकि उसी ही के कारण उसका जो बचपन का सपना था एक रियल हीरो बनने का, वो ओरिजिनल ड्रीम उसे याद आ गया। ये सुन करके मोरोंग कहता है कि क्या बकवास बातें वो लड़का कर रहा है, मुझे उसकी नॉनसेंस बातें नहीं सुननी है और वो वहाँ से जाने लगता है। लेकिन तभी बॉस जो होते हैं वो अगली लाइन पढ़ते हैं जो कि मोरोंग के लिए ही थी। वो लिखता है कि उसने मोरोंग को पहचान लिया है, वही उसका सिल्वर हेयर वाला हीरो था। हालांकि वो सिल्वर हेयर वाला हीरो यानी कि मोरोंग उसे काफी पहले ही भूल चुका है। आज तुम्हारे उल्टे हुए बालों ने मुझे ये याद दिला दिया कि मेरा सिल्वर हीरो और कोई नहीं बल्कि तुम ही हो, क्योंकि 20 साल पहले जिस गुंडे से उस बच्चे की तुमने मदद की थी वो बच्चा मैं ही हूँ। अब यहाँ पे मोरोंग सोचने लगता है कि 20 साल पहले मैंने किस 8-9 साल के बच्चे की मदद की थी, क्योंकि सुपरमार्केट में एक गुंडे के द्वारा बुली किया जा रहा था। उस सुपरमार्केट के रास्ते में तो मैं अपनी जिंदगी में बस एक ही बार गया, वो भी एक खास मकसद के लिए। अब आगे उसे वो मकसद याद आ जाता है, इससे पहले कि बॉस आगे लेटर में क्या है ये बात पढ़ पाते। वो किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहता था और तुरंत ही वो लेटर लेकर के फाड़ देता है। अब आगे यहाँ बॉस और शेन सोचने रह जाते हैं कि आखिर ये किस स्टोरी को नहीं बताना चाहता था हमें। आगे की कहानी में किसी लड़की के बारे में तो नहीं जिक्र था, इसीलिए इसने लेटर को फाड़ दिया है। और इसके पास्ट की ऐसी कौन सा राज है जो कि ये हमें नहीं बताना चाहता। अब आगे मोरोंग रेस्टोरेंट के अंदर आ जाता है और इसी सोच में पड़ जाता है कि खैर के आज किसी को मेरे उस राज के बारे में नहीं पता चला, कि मैं कभी भी ऐसी सिचुएशन क्रिएट नहीं होने दूंगा जिसके कारण किसी को मेरे उस राज के बारे में पता चले। अब आगे वो राज क्या होता है इसे जानने के लिए आपको नेक्स्ट एपिसोड में नहीं जाना पड़ेगा, वो मैं अभी ही रिवील कर देती हूँ आपके सामने, क्योंकि ये राज एक बहुत ही फनी सा राज था। मोरोंग होता है वो 20 साल पहले उस सुपरमार्केट में इसलिए गया था, साल पहले ही वो गंजेपन का शिकार हो चुका था और उस सुपरमार्केट में जाकर उसने अपने लिए सिल्वर हेयर वाली विग को सिलेक्ट किया था। के लिए वो एक मोटी औरत से बार्गेनिंग कर रहा होता है। मोटी औरत उस विग के बारे में खासियतें बता रही होती है और कहती है कि ये बहुत महंगे मटेरियल से बना है, इसीलिए ये थोड़ा प्राइसी है और अगर तुम्हें ये विग चाहिए तो तुम्हें पूरी की पूरी मनी अभी डिपॉजिट करनी होगी। लेकिन आधे पैसे ही वो देता है और इतने में ही वो विग को लेकर के भाग जाता है। यहाँ मोटी उस पे कई सारे चीजों को फेंक करके उसका पीछा करने की कोशिश करती है, लेकिन उस मोटी से बचने के लिए यहाँ पे जो मोरोंग होता है वो इतनी तेजी से भागता है, उसके रास्ते में वही गुंडा आ जाता है जो कि उस दिन यहाँ पे 61 जो कि बच्चा था तभी उससे उसके पैसे छीन रहा होता है। जाने में ही यहाँ भागते भागते मोरोंग ने उसे एक किक लगाई होती है, वो पहलवान वहीं ढेर हो जाता है और वो पैसे यहाँ कोड 61 को मिल जाते हैं। 61 सोचने लगता है कि इस सिल्वर हेयर वाले ने ही उसकी मदद की थी और वो कोई हीरो के बराबर है, अन्याय होते हुए नहीं देख सकता और उसने मेरी मदद की।
लेकिन अब सच्चाई तो आप लोगों को पता ही है कि कुछ और ही थी जिसे मोरांग किसी को बताना नहीं चाहता था। और इसी के साथ ही इसका ये एपिसोड भी यहीं फिनिश होता है। इसके नेक्स्ट एपिसोड में कहानी किस दिशा की तरफ जाएगी ये देखना काफी ज्यादा इंटरटेनिंग रहेगा। मिलते हैं गाइस इसके नेक्स्ट एपिसोड में। टिल देन टेक केयर, स्टे हेल्दी, गुड बाय।